नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है और कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपने का अपराध किया। और केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, लेकिन उसके शासनकाल में ही लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को संविधान पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने आपातकाल की घटनाओं पर याद करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ कदम बताया। हत्या दिवस है, कांग्रेस के काले कारनामे, जिनके युवराज संविधान की प्रति दिखा करके देश की जनता को गुमराह करके कुछ वोट पाने में सफल रहे हैं। उनकी ही पार्टी की जब सरकार थी और देश की अदालत के द्वारा, माने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संस्थाओं के बारे में, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी अन्य एजेंसियां हो, उस पर बोलने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने जब इसे अवसर मिला है तो नागरिक अधिकारों का हनन किया है, इन लोगों ने अत्याचार किया है और लोगों के अधिकारों को सीज करने का काम किया है। मीडिया तक को बोलने के, लिखने के मामले में प्रतिबंधित करने का पाप किया गया था। मैं उन लोकतंत्र सेनानियों को आज नमन करता हूं जो हमारे बीच में अब नहीं है, जो हैं उनका अभिनंदन करता हूं कि इस आपातकाल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस देश से आपातकाल हटाने के लिए कांग्रेस की तानाशाह सरकार को विवश किया। और आज देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत लोकतंत्र है, संविधान का सम्मान है, न्यायपालिका का सम्मान है, सभी संवैधानिक संस्थाओं का आदर है। लेकिन कांग्रेस ने इनका कभी आदर नहीं किया, कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने देश के साथ सदा छल किया है। जब इनके पास शक्तियां रहती थीं तो चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस के कारनामों में से एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमारी सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। संविधान के अनुसार जो कार्य करना चाहिए वो कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता और जनता का दिल जीत करके चुनाव जीता और चुनाव जीत करके देश के अधिकांश हिस्से पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। राम मंदिर डोनेशन मामले को लेकर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पहले से ही जारी है और इसके लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। पंकज चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 से 15 दिनों के भीतर जांच को आगे बढ़ाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे। आप सभी की नजरें एसआईटी की जांच रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, इसमें पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़ा कदम उठाया है और एसआईटी का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-15 दिन आप लोग रुके, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की बात चल रही है, ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा आरोप, मतलब इतना बड़ा वो हो गया और वहां पर अगर बोले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, चंपत राय जी तमाम सारी चीजें देख रहे थे, उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा घटनाक्रम लगातार होता रहा, उनको कुछ पता ही नहीं चला, आभास ही नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा कि एसआईटी बैठी हुई है, उसकी अंतरिम रिपोर्ट आई है, पूरा रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, एक रिपोर्ट आई है और एक ये भी खबर आ रही है कि शायद वो इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लगातार रेजिग्नेशन की मांग चल रही है, उसको कैसे दें? अभी जांच पूरा होने से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
अखिलेश यादव ने जो है इस बात को आपातकाल की बरसी पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन था जब देश में आपातकाल लागू किया गया। संजय झा ने आरोप लगाया कि उस दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उन्होंने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस समय जेल गए थे। और संजय झा ने कहा है कि कांग्रेस ने आज तक आपातकाल के लिए देश से माफ़ी नहीं मांगी है और उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए कहा है कि देश में संविधान वास्तव में सिर्फ आपातकाल के दौरान ही खतरे में पड़ा था। भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। तो पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे, आप लोगों पर भी पूरा बैन था। और ये कांग्रेस ने ये काम किया। और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल में। और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफ़ी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, क्योंकि उसी माइंडसेट में है। तो ये काला दिन है इस देश के लिए। इस देश में आज तक जो भी सरकार रही हो, इतने दिन से नरेंद्र मोदी जी हैं, कितनी तरह की बात करते हैं संविधान को लेकर। कि संविधान एक ही बार इस देश में खतरा में आया, वो है आपातकाल जो कांग्रेस लेकर आया। पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में के ताराटाला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का सेट गिरने की घटना पर बसपा सांसद राहुल सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और राहुल सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल सरकार राहत और बचाव कार्य पर पूरा ध्यान दे रही है और प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हादसे के कारणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद प्रशासन भी सतर्क है और राहत कार्य लगातार जारी है। देखिए, जिन लोगों का कारण ये घटना हुआ उन लोगों को किसी भी हालत से नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा बात है, उद्धार कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और देखिए, साथ साथ सरकार सेना को कॉल कर लिया। पहला सरकार होता तो आप लोग खुद बंदोबस्त करते, मृत का संख्या और भी बढ़ जाते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जितना लोगों को राहत पहुंचा सकता है, जितना लोगों को उद्धार कर सकता है, सारे उद्धार का काम सरकार कर रहा है। और निश्चित रूप से जिन लोगों का कारण ये घटना हुआ, ये हादसा हुआ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगा। अभी भी 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से जो लीज लिया था प्रॉपर्टी को, शंभू बेहरा, और उसको भी गिरफ्तार किया गया। कल रात उसको घर से उठाया गया था SIT में। देखिए, सबको गिरफ्तार होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगा, सख्त कानूनन कार्रवाई होगा। कारण एक हत्या मामला है, ये हत्या मामला ही इसको हम दर्ज करेंगे और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो भी है उस कांड का साथ शामिल है, सारे को हम लोग बंदोबस्त जरूर लेंगे। कोर्ट में हाजिरा देना तो वाराणसी से देश के नागरिक उद्यान क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री किंज रापू राम मोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल भारत के एविएशन सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने बताया है कि इस मॉडल के तहत यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बेहतर ट्रांजिट कनेक्टिविटी
मिलेगी और मंत्री ने कहा है कि सभी आवश्यक SOP सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और तथा पहला ऑपरेशन आज वाराणसी से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 6 सप्ताह में 6 नए गंतव्य इस मॉडल से जुड़ेंगे और इस व्यवस्था के तहत वाराणसी से यात्रा करने वाले यात्री यही इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सीधे अपने हब एयरपोर्ट तक जा सकेंगे और सरकार का लक्ष्य इस मॉडल को देश के अधिक से अधिक एयरपोर्ट्स तक विस्तार देना है। Yes, it is a very important day for Indian civil aviation because there is a lot of expectation now from the passengers and the country also that we want to see hub and spoke operations in the country. Otherwise, to be very honest, there are people who are going to Dubai, who are going to Singapore and other destinations and having connectivity, transit connectivity from there to the rest of the world. Whereas we have the capacity and we have the infrastructure, everything ready with us. So all the SOP has now been finalized, all the stakeholders have been brought together and the systems have been finalized. And the first ever hub and spoke operation is going to start today from Varanasi itself. And I've personally come to oversee the operations and see how it is going, and there's a lot of excitement in the city, in the people who are traveling, and now there is a demand that we want to see more also come in. So in the next 6 weeks we are going to see that 6 new destinations are also added into this model. Now if someone is traveling from Varanasi, he can do his immigration here only and go to Delhi. Within the international terminal he can catch the other flight which is going, making him travel international. Otherwise, earlier it used to happen that he was going in a domestic flight to Delhi from Varanasi, then come out of the terminal, get the whole luggage out and then recheck in there, and then he has to pass through the immigration and the customs, everything there. So that was creating some kind of trouble for passengers who are going through this mechanism. So to make it more seamless, we have brought in this hub and spoke operations, and I'm sure this is going to be a successful model in the country. And the whole objective for us is to open up all the airports in this kind of model. So all the 35 airports, international airports that we have in the country, every airport should be seamlessly connected with a hub and spoke. Today, big day for the Orange City, Nagpur. You are heading to the Nagpur. Yes. I'm asking as a citizen of the Nagpur. But please, sir, please tell me it's a big day for Nagpur also. So how Yes. it will boost to Nagpur and Maharashtra? So Nagpur, for quite some time, there has been an agreement between Airport Authority of India, our state government of Madhya Pradesh, state government of Maharashtra. So we are all, and GMR also. So all of them are coming together to build a state-of-the-art, global standards infrastructure in Nagpur. So there is a lot of excitement there also. Today we have one program where we are going to see the master plan of that development, and we are going to see how it is going to come up in the future. Nagpur has always been an aviation hub, to say in one sort. There are a lot of MRO operations also happening there, and it is kind of at the crossroads of the country. And there is a lot of new industry that is coming in and around Nagpur. So it is very important that the aviation operations, airport operations need to improve there. And we feel that just like how other PPP airports have flourished in the country, this setting of PPP model for Nagpur airport is also going to yield good results for us. So it is with that expectation everyone has come together, and now we are going to ensure that in the next 5 years itself we are going to see big change in Nagpur airport. Thank you, sir. चंडीगढ़ में आपातकाल की बरसी पर मेयर सौरभ जोशी ने कांग्रेस और तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा है कि आज का दिन काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। और सौरभ जोशी ने कहा है कि आपातकाल के दौरान संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में डालकर प्रताड़ित किया गया। और उन्होंने कहा कि उस दौर की घटनाएं आज भी लोगों के जहन में है और देश उस समय को कभी नहीं भूल सकता। मेयर ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आपातकाल की घटनाओं को याद रखना जरूरी है। भारतीय जनसंघ के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान जी जो चंडीगढ़ में आगमन हुआ है, वो एक आज भारतीय जनता पार्टी का एक
चंडीगढ़ द्वारा जो कार्यक्रम रखवाया गया है उसके उपलक्ष्य में है। आज का दिन हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 जून 1975। आज भी जब भी पुराने लोग उस दिन को याद करते हैं तो थरथरा जाते हैं। किस प्रकार इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस की सरकार ने सारे संविधान की जो धज्जियां उड़ाई थी, और संविधान की धज्जियां उड़ाने के बाद लोगों को जेलों के अंदर मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था, एक साल भर तक उनको बंद रखा गया था, और वो काला दौर कोई नहीं आज तक भूला है। चाहे 1975 25 जून हो और चाहे हमारा हरमंदिर साहब का हो, ये सब दोनों काले अध्याय कांग्रेस सरकार की देन थी। आज वही कांग्रेस सरकार भाजपा से धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। वही कांग्रेस सरकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की संविधान की कॉपी लेकर देश भर में घूमती है। तो दुख की बात यह है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने अपनी गलत नीतियां, जो उन्होंने डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड तक अपना लिया था, उसके कारण आज पूरे देश भर में इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। और आज इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर पर अपना रोष व्यक्त करता हूँ क्योंकि इसके कारण पूरे देश भर में जितने भी अन्याय किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, आज भी उनके परिवारों को जब भी वो याद आती है तो वो थरथरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं भारतवर्ष के, उनको ये काला दिन याद होगा, और उनको याद होगा कि संविधान की बात जो करते हैं आज की तारीख में, बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात करते हैं, उन लोगों ने संविधान की धज्जियां तक उड़ा दी। धन्यवाद। गुरुग्राम में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नए ऊर्जा सहयोग केंद्र का शुभारंभ ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को नई मजबूती देगा। खट्टर ने कहा है कि यह पहल नवाचार को बढ़ावा देने, आपसी सहयोग को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के पावर सिस्टम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ऊर्जा परिवर्तन में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य का ग्रिड रियल टाइम डिमांड को संभालने, बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल और एनर्जी को जोड़ने, ऊर्जा भंडारण को समर्थन देने और डिजिटल तकनीक के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। I warmly welcome all delegates to India. The launch of this center marks an important step in BRICS energy cooperation. It reflects our shared commitment to strengthen collaboration, promote innovation, and build reliable and future-ready energy systems. In recent years, power systems across the world have faced growing challenges. Rising electricity demand, extreme weather events, cyber risks, and changing patterns of electricity generation and consumption are reshaping the energy sector. The traditional grid was designed for an era of large centralized power plants that could adjust generation to match demand. Today, with renewable energy becoming a central part of energy transition, this approach is changing. The variability of renewable energy requires electricity networks to become more flexible, intelligent, and interconnected. The grid of the future will do much more than दिल्ली में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कथित बेआबी वीडियो मामले को लेकर पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि वीडियो की सत्यता को लेकर उठ रहे सवाल अब खत्म हो चुके हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि असली तथ्यों को छिपाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई गई है और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यहाँ रिपोर्ट कैसे हासिल की गई। और राघव चड्ढा ने कहा है कि पूरे सिख समुदाय में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी है और उन्होंने मामले में शामिल अधिकारियों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए
मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की भी मांग की और साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि नया बेअदबी कानून लागू होता है तो इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए और यहाँ सभी आरोप राघव चादा द्वारा लगाए गए हैं और मामले की जांच तथा आधिकारिक निष्कर्ष सभी सामने आने बाकी है। गुरु धोखी भगवंत मान का जो असली बेअदबी वीडियो है उसके सच को छुपाने के लिए जिस प्रकार से एक फर्जी फैब्रिकेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का पाप भगवंत मान और पंजाब सरकार ने किया है उसका भांडा फूट चुका है। और इसके बाद एक चीज साफ हो गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो कुछ लोग जिनके मन में थोड़ी सी शंका थी, शक था, डाउट था कि क्या ये बेअदबी वीडियो असली है या एआई जनरेटेड है, फेक है, आज उनके मन से भी तमाम डाउट और शक दूर हो गए, क्योंकि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को असली बेअदबी वीडियो छुपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी। अगर वीडियो असली नहीं होता तो उनको ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज किया, उनको नाना प्रकार की बातें कहीं, पेट ट्रोल्स उनके पीछे लगाए, सोशल मीडिया पे उनसे संबंधित अभद्र टिप्पणी करने का पाप किया। पूरी सिख संगत, गुरु नानक नाम लेवा संगत आज आहत है, गुस्से में है, रोष में है और सीधे तौर पर पूछती है, आम आदमी पार्टी के तमाम सिख विधायकों से, एमएलए से ये पूछती है कि क्या आप गुरु साहब को समर्पित हो, सिख पंथ के साथ हो, श्री अकाल तख्त साहब को मानते हो या गुरु धोखी पंथ विरोधी भगवंत मान के साथ हो, इस पाप में उसके भागीदार हो। यह आपको चुनना होगा। आज जांच इस विषय पर भी होनी चाहिए कि कैसे कोलकाता में हालिया निर्माण हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले कार्यकाल में शुरू हुए नए निर्माण कार्यों का ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण परियोजनाओं की निगरानी और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त एसओपी तैयार की जा रही है, जिस पर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। और अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हालिया घटना को किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि भविष्य में शुरू होने वाले सभी नए निर्माण कार्यों के लिए अलग और कड़े दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश से हम लोग जो नेक्स्ट 1 मंथ टिल 31 जुलाई केएमसी का अंडर में जितना भी नया कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है उसका ऑडिट किया जाएगा और उसका ऑडिट किस तरह से किया जाएगा, एक स्ट्रिक्ट एसओपी हम लोग बना रहे हैं। आज हम लोग उसको लेकर बैठेंगे, लेकिन कल जो घटना हुआ है इसका कोई माफी नहीं है। जो लोग किए हैं, पिछला सरकार में जो लोग इन्वॉल्व है, जो लोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, सैंक्शन जो दिया है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हमारा आंखों के सामने इन लोगों को सताया गया 12 घंटा 14 घंटा अंडर द डेब्री, आप जीवित है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, आपके ऊपर बीम है, एक हाथ एक बीम में, एक बॉडी एक बीम में, इसका कोई माफी नहीं हो सकता है। और इसका स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन, इलीगल बिल्डिंग को लेकर हम लोग ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश से हम लोग निर्देश दिए थे, नोटिस भेजा गया है। पूरा हम लोग का आने, जब से नया सरकार आया है हम लोग नोटिस हर जगह भेज रहे, और ये नया बिल्डिंग जो तैयार हो रहा है इसको लेकर अलग एसओपी होगा। एक्चुअली ये तो सैंक्शन प्लान जो है, प्लान को सैंक्शन दिया गया है, लेकिन जो इंजीनियर बना रहे हैं और जो आर्किटेक्ट, ऐसा होता है जो कल हम सुन रहे थे, ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है
जो मॉनिटर करने का जो जिसका एम्पैनल्ड जो है, जिसको मॉनिटर कि आप जो प्लान बना दिया है उसका प्लान का हिस्सा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जोड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।